बच्चों, इतिहास का चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो ये चैप्टर है, इसके अंदर हम जानेंगे कि पूरी दुनिया एक छोटी सी कैसे हो गई, मतलब कि उसमें इतनी बड़ी दुनिया जो थी वो किस प्रकार एक दूसरे से मिलकर एक छोटी दुनिया में बदल गई। आज कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी बेशक है, लेकिन उसको अगर हम देखें तो आज अमेरिका जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, फ्रांस जाना हो, या वहाँ की कोई खबर लेनी हो, कोई सूचना देनी हो, तो ये पल भर में का काम है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत सारी समस्याएं थीं, दुनिया एक दूसरे को जानती तक नहीं थी। 1992 तक तो अमेरिका तक का भी 1492 से पहले तो अमेरिका का भी पता नहीं था कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं भी। जब 1492 में कोलंबस ने उसकी खोज की तो पता चला कि एक और भी दुनिया है, जिस फिर उसके बाद फिर उसको नई दुनिया के नाम से जाना गया। तो भूमंडलीकृत विश्व के बनने के चैप्टर का मतलब ही यही है कि पूरी दुनिया एक घर की तरह है। हमारा तो नारा भी रहा है कि वसुंधैव कुटुंबकम, यानी कि विश्व एक परिवार की तरह है। और यदि हम इस बात को ध्यान से समझें तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पूरी दुनिया से ही परिचित थे, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि वसुंधैव कुटुंबकम। अब इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जिनके बाद ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में किन किन बातों पर हमें चर्चा करनी है। तो चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अगर हम इसका अर्थ देखें तो वैश्वीकरण एक आर्थिक पद्धति है जो लगभग 50 वर्ष पुरानी है, लेकिन भूमंडलीकृत विश्व के बनने में बहुत अधिक वर्ष लगे हैं। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। विश्व एक परिवार के समान है और प्राचीन काल से ही विश्व में राजनीतिक व्यापारिक संबंध थे। इसे ही वैश्वीकरण कहा गया है या ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। वैश्वीकरण मतलब कि यानी कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध देना, एक जो है सिस्टम में बांध देना। और सबसे पहले इसकी शुरुआत ट्रेड ने की, यानी कि व्यापार ने की। व्यापार के लिए व्यक्ति यानी वस्तुओं के खरीदने और बेचने के लिए व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान गया तो उसे बहुत सारी जगहों का पता चला, वहाँ की पद्धतियों का पता चला, वहाँ के खान पान का पता चला, वस्त्रों का पता चला, और इन सब का फिर एक दूसरे देशों में प्रचार प्रसार हुआ। इसे ही भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहा जाता है। अगर हम ध्यान से इसे समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक राज्य से हम दूसरे राज्य जाते हैं, तो अगर मान लो हम यूपी से पंजाब गए तो वहाँ से पता चलता है कि वहाँ साग और मक्का की रोटी फेमस है। अगर हम यूपी में आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का पहनावा कैसा है। अगर बंगाल जाएं तो पता चलती है कि वहाँ पे मछली और चावल का बहुत। तो ये एक तरह से जिस तरह से भारत में हम एक दूसरे राज्यों को जानते हैं, ऐसे ही दुनिया के एक दूसरे के देशों में क्या पहनावा था, क्या खान पान थी, क्या वहाँ की पद्धतियाँ थीं, क्या बीमारी थी, क्या फसलें थीं, इन सब के बारे में जानने का जो मौका मिला, वही जो है एक तरह से वैश्वीकरण का कारण बना। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती गई। वैसे तो इसका शुरुआती इतिहास 50 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अगर इसको और पीछे जाएं तो इसमें एक लंबी प्रक्रिया का समय हमें लगा है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात कर लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो 1890 में हुआ, यानी कि 1890 में जो दुनिया की अर्थव्यवस्था थी वो एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। वैश्विक मतलब ग्लोबल हो चुकी थी 1890 में। और आज कितना टाइम चल रहा, आज है 2021। तो यानी कि इतने पहले तक हमारी जो ये ग्लोबल इकोनॉमी थी ये जो है वो बन चुकी थी 1890 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि भारत की उत्तम कपास पूरे यूरोप में भेजी जाती थी। द बेस्ट कॉटन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो हमारी कॉटन थी वो पूरे यूरोप तक थी। इसका इतना प्रचार प्रसार था कि यूरोप के बाज़ारों में इसको ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। अब अगर हम करें कि अगला जो है आयरलैंड में जो है 1845 से 1849 तक, यानी कि 1845 से 1849 तक आलू का अकाल पड़ा।
ये जो आलू का अकाल था ये एक तरह से आयरलैंड में आया, और जो अकाल था वो था एक जीवाणु था जिसके कारण फसल जो है वो आलू की नष्ट हो गई, और उस नष्ट हो जाने के कारण यूरोप के एक बड़े भाग में आलू का अकाल पड़ गया, जिससे जो है वहाँ की लाखों की संख्या में जो जनसंख्या थी वो मर गई, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल थी जिसके बाद यूरोप के लोगों को और बाकी लोगों को अच्छे खाने का जो है मौका मिला और उनको इसका फ़ायदा मिला। लेकिन आलू के अकाल के बाद बहुत सारी फसलें आलू की फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण से लोगों को एक तरह से खाद्य संकट का सामना करना पड़ा और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु भी इस कारण से हुई। इसके बाद एक पॉइंट है हमारा कि नूडल्स चीन के से पश्चिम तक पहुँचे। पश्चिम मतलब यूरोप तक। जो नूडल्स हैं, जैसे आज हम चाउमीन्स खाते हैं तो चाउमीन्स में नूडल्स होते हैं, तो नूडल्स जो है मुख्य रूप से चीन का भोजन है, और ये नूडल्स चीन से लेकर के पूरे यूरोप, एशिया और अमेरिका तक फैले। इसका जो मूल देश है वो चाइना ही है, और इसी से ये दूसरे देशों तक फैला। इसके बाद 6 पॉइंट है हमारा, जैसे 7 पॉइंट कि अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई। तो कोलंबस, ये तो सभी जानते हैं कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। वह खोजने के लिए तो भारत को निकला था कि भारत की खोज करेगा, लेकिन उसका जो जहाज़ था वो एक द्वीप पर जब पहुंचा तो उसने देखा कि भारत भूमि तो नहीं है। फिर बाद में उसे पता चला कि ये नई दुनिया और नया टापू है, जिसका नाम उसने अमेरिको, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे इसीलिए इसका द्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। लेकिन इसको खोजने का जो श्रेय है वो कोलंबस को ही जाता है। एक अगला पॉइंट है हमारा, नई दास प्रथा को 1921 में समाप्त किया गया। अमेरिका में एक जो दास प्रथा का बोलबाला था उसको 1921 में कानून बनाकर समाप्त किया गया। होसे त्रिनिदाद में मुहर्रम के मेले को कहा जाता है, यानी कि त्रिनिदाद जो दक्षिण अमेरिका का एक जगह है, वहाँ पे होसे जो है वो मुहर्रम के जो जुलूस और पर्व होते हैं उसको होसे कहा जाता है। चटनी म्यूज़िक जो है अमेरिका के त्रिनिदाद में जो 19वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक प्रकार का ये पारंपरिक जो है संगीत का कार्य है। इसको जो है त्रिनिदाद में अमेरिका में जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ ये, और इसको जो है वहाँ पे बहुत पसंद भी किया गया। जैसे कि इसका पहला पॉइंट हम रख रहे हैं पोटैटो फैमिन, यानी आलू अकाल। तो आयरलैंड में इसके कारण क्या हुआ कि आयरलैंड की जो जनता थी, जब से आलू की खोज हुई और आलू यूरोप में आया तो ये वहाँ के गरीब लोगों का मुख्य भोजन बन गया, और इस आलू के कारण ये लोग जो वहाँ के गरीब लोग थे वो भी अच्छा भोजन करने लगे। लेकिन हुआ क्या, 1845 से 1849 के बीच वहाँ पर एक जो है बीमारी लगी आलू के पौधे में, और इस बीमारी के कारण वहाँ पे आलू की फसलें जो है वो तबाह हो गई, नष्ट हो गई। इनके कारण क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी जनता जो कि केवल आलू पर निर्भर थी, आलू के भोजन पर निर्भर थी, उसके सामने खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया कि आखिरकार भाई भोजन कैसे हो। और इसी दौर में इस आलू के संकट के कारण, आलू के अकाल के कारण बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर जो है लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको सही समय पर भोजन नहीं मिल पाया। जैसा कि लिखा हुआ है कि यूरोप में आलू पेट भरने के लिए एक अच्छा भोजन सिद्ध हुआ। ये गरीब लोगों के लिए एक सस्ता भोजन था। 1845 से 49 तक एक बीमारी के कारण आलू की फसल नष्ट हो जाने से आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा। इसके बाद है रेशम मार्ग, सिल्क रूट। रेशम मार्ग के माध्यम से चीन से रेशम के जहाज भारतीय मसाले एवं वस्त्र यूरोप से सोना व चांदी विश्व के विभिन्न स्थानों तक ले गए। रेशम मार्ग के द्वारा दूर दूर के देशों के बीच संपर्क स्थापित हुआ। सभी देशों के बीच सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुए। अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लोग व्यापार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर गए व्यापार करने के साथ, और उधर से जो काम अपने काम की चीज़ थी वहाँ से लेकर भी आए। इसके साथ साथ सोना चांदी का भी प्रसार हुआ। तो भारत के मसाले विश्व में हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं। तो चीन का अपना रेशम होता था, भारत से मसाले लिए जाते थे, और इन्हें जो है यूरोप के देशों में बेचा जाता था। वहाँ से सोना चांदी उसके बदले में प्राप्त होता था।
तो इस तरह से जो है पूरी एक व्यवस्था बनी हुई थी। ये सिल्क रूट दोनों तरह से काम करता था। एक तो ये जलमार्ग के द्वारा भी होता था और दूसरा एक स्थल मार्ग के द्वारा भी होता था। तो दोनों ही तरह से सिल्क रूट जो है पूरी दुनिया को एक करने में इसका बड़ा योगदान है। इसके साथ ही सिल्क रूट के माध्यम से चीज़ों का तो आवागमन हुआ ही, साथ में बीमारियों का और वस्तुओं का भी आवागमन हुआ, आदतों का भी पता चला, पहनावे का भी पता चला। दुनिया तो एक दूसरे के संपर्क में आई, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें भी एक दूसरे देशों तक पहुंच गई। जैसा कि आप सामने मैप में देख रहे हो, ये मैप सिल्क रूट का मैप है। तो इसमें दोनों ही तरह के मैप दिए हुए हैं। जो रेड कलर में बना हुआ है वो स्थल मार्ग है और जो स्काई ब्लू कलर में है वो जो है जल मार्ग है। इन दोनों ही तरह से जो है व्यापार होता था। तो देखो, चाइना से शुरू होता था, इंडिया, फिर आपका अरब के बाद में जो है आपका साउथ अफ्रीका, यूरोप, और पूरे एक तरह से पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। और इसके माध्यम से जो दूसरे आप मैप में देखोगे तो वहाँ पर रेड रेड पॉइंट बने हुए हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ पर इनका ये लोग ठहरते थे और इनके केंद्र बने हुए थे, सेंटर बने हुए थे कि कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी है और कहाँ कौन सी चीज़ देनी है। तो ये वस्तुओं का जो है आदान प्रदान होता था। इसे सिल्क रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चीन है, चीन में जो है सिल्क यानी कि रेशम का के कीड़े पाले जाते हैं और वहाँ रेशम का उत्पादन होता है, और इसी रेशम को ये लोग जो है यूरोप तक पहुँचाते थे। इसी के साथ साथ में भारत के मसाले भी इन्हीं जहाज़ों के माध्यम से जाते थे। अब इनको यूरोप में बेचने के बाद वहाँ से सोना चांदी वगैरह प्राप्त होता था, उसे ये लोग अपने यहाँ पर लेके आते थे, कुछ वस्तुएं भी लेके आते थे। लेकिन इसी के साथ साथ ये लोग यहाँ पे कुछ बीमारियाँ एशिया की यूरोप पहुँची, यूरोप की एशिया में पहुँची, कुछ फसलें वहाँ उगाई जाती थी तो फिर वो यूरोप के साथ में एशिया में भी उगने लगी। अमेरिका से बहुत सारी फसलें भारत, एशिया और चीन तक पहुँची। तो इस तरह से इस सिल्क रूट के माध्यम से सबसे पहले विश्व के एक होने का काम हुआ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना भी है। यहीं से जो है विश्व का एक तरह से भूमंडलीकृत यानी कि वैश्वीकरण का जो दौर है वो यहीं से शुरू भी हुआ है। हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है नई फसलों की खोज। तो अमेरिका की खोज के बाद क्या होता है कि आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मटर, मिर्च, टमाटर, चुकंदर, ये सारी फसलें जब अमेरिका की खोज हुई है वहाँ पर उगाई जाती थी। तो ये सारी फसलें जो है वो पश्चिमी यूरोप तक पहुँची और फिर एशिया पहुँची। एशिया से जो है जो चीन है उससे नूडल्स जो है वो पश्चिमी दुनिया में पहुँचे, पश्चिम दुनिया यानी कि यूरोप पहुँचे, फिर वहाँ से अमेरिका और बाकी जगह पर फैल गए। यूरोप की गरीब जनता को आलू की खोज के बाद एक अच्छा भोजन मिलने लगा। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर रहा, इसमें बहुत सारी फसलें जो है एक देश से दूसरे देश पहुंची। वहाँ के वस्त्र, वहाँ की आदतें, पहनावा, चीज़ें, वस्तुएं सब एक दूसरी जगहों तक पहुंची। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। मैंने आज के लेक्चर में आपको इसके महत्वपूर्ण तथ्य, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की जो अर्थ और परिभाषा है वो, नई फसलों की खोज जो हुई है उनके बारे में, सिल्क रूट के बारे में, और पोटैटो फेमिन यानी कि आलू का जो अकाल है उसके विषय में आपको अच्छे से समझाया है। अगले लेक्चर में मैं बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करूँगा। इनको बच्चे अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। धन्यवाद।